हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम एमए साइकोलॉजी का 002 स्टार्ट करेंगे और इसका कोर्स का नाम है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। इसमें पूरे लाइफ स्पैन में ग्रोथ और डेवलपमेंट और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं किसी एक पर्सन के, हर एक एज से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो गए, कॉग्निटिव चेंजेस हो गए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हमने ब्लॉक 1 शुरू किया है और इसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 1 का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है, मेथड ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट और उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसको शुरू करते हैं। ये है इसका इंडेक्स जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि अलग अलग स्टेजेस कौन सी होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की और उसके अंदर किस किस तरह की डेवलपमेंट होती हैं, जैसे कि फिजिकल होती है, इमोशनल होती है, कॉग्निटिव होती है। इनको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, फैक्ट्स हैं, रिसर्च मेथड कौन से यूज़ होते हैं डेवलपमेंट में, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन है। पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। इसमें काफ़ी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगने लग जाता है क्योंकि थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा। मैं इसमें फोकस कोशिश करूँगी उस पर करूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 3 4 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड किए हैं, उसमें से जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारा ही पढ़ेंगे लेकिन फोकस ज़्यादा उस पर रहेगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ से इन्होंने शुरू किया है। डेवलपमेंट किसे बोलते हैं हम, एक वर्ड होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो पहले डेवलपमेंट की बात करिए। डेवलपमेंट होता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे बर्थ से लेके एडोलोसेंट से लेके एडल्टहुड तक। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, तो उन दोनों को ही डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलोसेंट लिखा है, लेकिन हम पूरा एडल्टहुड तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ एडोलोसेंट इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी बीच में होते हैं। एडल्टहुड में जाके हम थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं और थोड़ा डिक्लाइन की तरफ, क्योंकि एडोलोसेंट तक तो प्रोग्रेस हो रही होती है, लेकिन जब हम एक एडल्ट बनते हैं ना तो हमारा फिर धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट चेंजेस जो हो रहे हैं उनको बोलते हैं। ये डेवलपमेंट जो है वो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है हमारे अंदर। और डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस जो होता है उसको मैचुरेशन कहते हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप डेवलप होने से नहीं रोक सकते, जो आपके बड़े होते होते डेवलप होनी ही है, उसको मैचुरेशन बोलोगे आप। कुछ चीज़ें आप, जैसे आप सपोज आप किसी को स्कूल ना भेजो तो आप उसकी, हो सकता है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को रोक लो, लेकिन वो मुंह से कुछ आवाज़ ना निकाले वो चीज़ आप नहीं रोक सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्पीच आपकी मैचुरेशन से बढ़ती है, लेकिन रीडिंग और राइटिंग आपकी लर्निंग से बढ़ती है। तो मैचुरेशन ऐसी चीज़ है, तो जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है जो होना ही होना है। आप बड़े होगे तो आपने मैच्योर होना ही है, आपकी हाइट बढ़नी ही है, आपकी चीज़ें जो भी बायोलॉजिकल है वो बढ़नी ही है, तो वो मैचुरेशन प्रोसेस होता है। तो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेनेटिकली होनी ही है, उसको हम मैचुरेशन बोलते हैं, जिसको आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब चीज़ें मैचुरेशन से होती हैं। So, as a result of environmental factors and learning, but most commonly involves an interaction between the two. लेकिन अगर मैचुरेशन के साथ साथ आपका एनवायरमेंटल और लर्निंग दोनों चल रहा है तो आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी रेफर्स टू द डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, जब हम एक डेवलपमेंट पढ़ते हैं लाइफ स्पैन में, किसी के भी थ्रू आउट लाइफ उसकी क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। एंड पीडियाट्रिक्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू द केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो पीडियाट्रिक्स होती है, पीडियाट्रिशियन होते हैं जो बच्चों के रिलेटेड जो वो करते हैं, इलाज करते हैं बच्चों का, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं, तो ये वो वाली ब्रांच है पीडियाट्रिक्स।
तो इस यूनिट में पूरा फोकस आपको, जैसे कि इंट्रोडक्शन में पता चल गया है, कि पूरा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर ही है। ग्रोथ क्या है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, क्योंकि एक टॉपिक आने वाला है ग्रोथ का भी नीचे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझना है, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को समझना है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं डेवलपमेंट के, क्या क्या स्टेजेस होती है हमारी डेवलपमेंट में, और उसमें डोमेन्स कौन कौन से हैं जो डेवलप होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और रिसर्च मेथड किस तरह के यूज़ होते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस थ्रू आउट लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। तो डेवलपमेंट क्या है, जैसे ही आपका बर्थ होता है, कंसेप्शन से, इवन बर्थ से पहले ही, कंसेप्शन से आप डेवलप होना शुरू हो जाते हो धीरे धीरे धीरे, और जब तक आपकी डेथ नहीं होती आप डेवलप होते ही हो। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपकी बॉडी डेवलपमेंट होने की बात नहीं कर रही, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, इमोशनल की भी बात हो रही है। जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है बॉडी से रिलेटेड, वो तो आपकी एडल्टहुड तक होती है, उसके बाद डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपकी अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो वो तो आपकी डेथ तक होती ही रहती है। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट एज पैटर्न ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है। अब ग्रोथ की जो बार बार बात हो रही है वो ये है, बायोलॉजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं जो बॉडी के, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। जो अगर मैं खाली आपकी हाइट की बात करूं, या खाली वेट की बात करूं, या खाली आपकी बॉडी से रिलेटेड किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात करूं, तो वो तो ग्रोथ हो गई। लेकिन मैं आपकी ओवरऑल अगर बात कर रही हूँ, कॉग्निटिव की, सोशल की, इमोशनल की, तो वो डेवलपमेंट होती है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये डेवलपमेंट है जिसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी आती है, इसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है, इसके अंदर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आती है, इसके अंदर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आती है, इसके अंदर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आती है, और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आती है। ठीक है, ये तो हो गई डेवलपमेंट। लेकिन अगर ग्रोथ की बात की जाए, तो मैं अगर बोलूँ ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ सिर्फ ये वाला पार्ट है। फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पार्ट जो होता है वो ग्रोथ होता है। तो कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट एक लार्जर एरिया है जिसमें हर तरह की डेवलपमेंट आती है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ उसको बोलेंगे जिसमें आपकी बायोलॉजिकल और फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो ग्रोथ होती है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है पूरे डेवलपमेंट के डोमेन के अंदर, और ये डोमेन्स हैं सारी, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, लैंग्वेज डोमेन, ये सारी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर में, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। The scientific study of human development seeks to understand and explain how and why people change. हम डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि हमारे अंदर चेंजेस क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, इसलिए हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मोटर स्किल्स हम पढ़ेंगे। मोटर स्किल्स क्या है ये भी आप अभी से समझ लो। जो हमारे हाथ पैर, जो भी मसल मूवमेंट है, मसल मूवमेंट जो भी होगी, चाहे वो छोटे मसल हो जैसे उंगलियां हैं, चाहे वो बड़े मसल हो जैसे आपकी लेग्स हैं, उनको मोटर स्किल्स कहते हैं। छोटे मसल्स को फाइन मोटर स्किल बोलोगे आप, जैसे कि आपकी जो पलकें झपकती हैं, जो आंखों के ऊपर जो आपके वो है आईलिड है, वो छोटे मसल हैं। आपकी फिंगर्स छोटे मसल हैं, उनको हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। जो बड़े मसल्स हैं, आपके लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो ये आप ये चीज़ें नोट कर लो, अभी से आगे काम आएंगी। मोटर स्किल मतलब मसल मूवमेंट, छोटे मसल मतलब फाइन, और बड़े मसल्स मतलब ग्रॉस। तो डेवलपमेंट में मोटर स्किल्स पढ़ेंगे, साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द एरिया ऑफ प्रॉब्लम, जो हमारे माइंड में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हमारे ब्रेन में जो चीज़ें, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, मॉरल डेवलपमेंट भी इसी में आ गई, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, सोशल, पर्सनालिटी, इमोशनल, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कॉग्निटिव के अंदर आ जाते हैं। और ग्रोथ क्या चीज़ है, ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन साइज। तो जैसे मैंने बोला, बॉडी से रिलेटेड जो भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है वो ग्रोथ होती है।
तो डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्रोग्रेस टूवर्ड्स मैच्योरिटी। डेवलपमेंट को आप प्रोग्रेस बोल सकते हो टूवर्ड्स मैच्योरिटी। जो जितना डेवलप होता जाएगा सोशली, इमोशनली, कॉग्निटिवली, वो उतना मैच्योर होता जाएगा। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। आपकी इमोशनल डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है। बेशक आपकी ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है और डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि मिडल एडल्टहुड के बाद आपकी ग्रोथ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी आईसाइट वीक होने लग जाती है, हियरिंग वीक होने लग जाती है। लेकिन डेवलपमेंट चलती है, आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती रहती है, आप सीखते रहते हो नई नई चीज़ें, आप कॉग्निटिवली डेवलप होते रहते हो, आप सोशली डेवलप होते रहते हो। तो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनेबल पीपल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो क्यों हम डेवलप होते हैं? ताकि हम अपने जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट हो सकें, अडेप्ट कर सकें कैसे रहना है। अगर हम डेवलप नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एसेंशियल टू अचीव दीज थिंग्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपना पूरा पोटेंशियल अचीव कर लेना है, जितना अच्छा आप कर सकते हो, जितना बेस्ट आप बन सकते हो। तो ये ज़रूरी है अडेप्ट करने के लिए। फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। अब देखो ग्रोथ को इन्होंने एडोलेसेंट तक ही बोला है। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंट के बाद तो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है ना, आप ग्रो नहीं करते, उसके बाद आप धीरे धीरे आपकी बॉडी डिक्लाइन हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने ग्रोथ को सिर्फ एडोलेसेंट तक ही बोला है। तो WHO is also coordinating an international effort to develop child growth standards for infant and young children। तो एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि किस एज में कौन कितना ग्रो होता है, एक स्केल बना रहे हैं WHO के साथ, जिस स्केल से आप मेजर कर सको। जैसे कि सपोज एक साल में बच्चे को क्या क्या करना आ जाना चाहिए, कितनी ग्रोथ हो जानी चाहिए, इससे आपको पता चल जाए कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है कि नहीं। फिर 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, इस तरह से स्केल डेवलप होते रहते हैं, हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो इसको ग्रोथ कर्व बोलते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विच मेक्स अ ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व क्या चीज़ है? इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल कर्व डिराइव फ्रॉम प्लॉटिंग वेट एंड हाइट अगेंस्ट chronological age for comparing an individual's child growth pattern with an average growth। तो जैसे जैसे एज वाइज, सपोज ये हाइट है, हाइट वेट है और ये एज है। तो जैसे जैसे एज वाइज, जैसे यहाँ पे ये 1 साल का है कोई, एक मिनट मैं इसको साइड में कर देती हूँ। यहाँ पे कोई 1 साल का है, फिर यहाँ पे वो 2 साल का हुआ, फिर यहाँ 3 साल का, ऐसे आपने प्लॉट कर दिया इसमें। फिर यहाँ पे हाइट आप प्लॉट कर रहे हो, इतने इंच हुई, फिर इतने, फिर इतने, इतने, इतने। जब ये आप ग्रोथ कर्व के साथ एज वाइज प्लॉट करते जाते हो कि इतने साल का था तो हाइट इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतने साल में हाइट इतनी हुई, फिर इतनी हुई, इतने, ऐसे करते करते एक एज तक हाइट इतनी बढ़ी, फिर रुक गई। एक एज आपको पता है कि उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये जो आप ग्राफ प्लॉट करते हो हाइट का और वेट का, इसको बोला है ग्रोथ कर्व। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उससे कंपेयर करना है। सपोज ये स्टैंडर्ड ग्राफ है और आपने अपने बच्चे का ये ग्राफ प्लॉट किया है, तो इससे बेटर आ रहा है कि इससे ख़राब आ रहा है, वो चीज़ मेजर करते हैं हम इसके थ्रू। तो ये जो प्लॉट किया हुआ ग्राफ होता है हाइट और वेट का एज के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व, जिससे हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि ग्रोथ जो हाइट और वेट की ग्रोथ है वो नॉर्मली हो रही है कि नहीं। द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज सोसाइटी एंड द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस इन सोसाइटी एंड इन द एनवायरनमेंट। अब ये ग्रोथ से डेवलपमेंट पे शिफ्ट हो गए हैं। ऊपर वाला पैराग्राफ ग्रोथ का था, अब ये वाला पैराग्राफ डेवलपमेंट का है। कह रहे हैं डेवलपमेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सोसाइटी, जिस कल्चर में वो रह रहा है, जिससे वो सोशली इमोशनली सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी और सोसाइटी से उसकी सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। तो उसके एनवायरनमेंट से उसकी पूरी डेवलपमेंट हो रही है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग कम फ्रॉम सोसाइटी एंड देयर सराउंडिंग्स। तो ज़्यादातर हमें चीज़ें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? अपने एनवायरनमेंट से सीखने को मिलती हैं। हमारी डेवलपमेंट
अगर हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट जिस तरह की है, यही अगर हम कहीं और रह रहे होते तो हमारी डेवलपमेंट हो सकता है इससे फ़र्क होती, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट में फ़र्क होता। यहाँ पे वही बात आ जाती है, जीन्स का 50% रोल होता है, नेचर वर्सेस नर्चर जब हमने पढ़ा था, 50% रोल जीन्स का भी है। आपकी ग्रोथ जीन्स के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन हो सकता है आपकी डेवलपमेंट आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी इज कल्चरल फैक्टर्स। तो वही आपके कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिस तरह की चीज़ें घर में देखी जाती हैं, म्यूज़िक, टेलीविज़न, जिस तरह की बातें करी जाती हैं, जो आप सुनते हो अपने घर में, तो वो सब चीज़ें आपके पेरेंट्स आपकी तरह एक मॉडलिंग का काम करते हैं आपके सामने, वो मॉडल की तरह, रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, और वही आप चीज़ें सीखते हो उनसे। अगर घर में पॉजिटिव बातें होती हैं तो आप सब पॉजिटिव चीज़ें सीखते हो, घर में सारी नेगेटिव बातें होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके नेगेटिव बातें की जाती हैं, तो आपके मन में भी वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है, और कोई इस पर क्वेश्चन नहीं करता है, वो स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। And next is place. Place is the third factor which is involved in the development of a child in addition to biological factor. प्लस ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे वो रह रहा है, प्लेस, वो भी बहुत ज़रूरी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, वो भी उसकी डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। फिर आगे चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है देयर आर 4 एरियाज इन विच चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 4 एरियाज हैं, या फिर जिसको आप डोमेन्स बोल सकते हो, क्योंकि डोमेन्स भी आपके उसमें आता है। एक तो फिजिकल हो गया, जिसको ग्रोथ बोलते हैं प्रॉपर, फिजिकल में हाइट देखते हो, वेट देखते हो, उसके मोटर स्किल्स देखते हो कि वो हाथ पैर उसके प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, क्रॉलिंग कर रहा है कि नहीं, वॉकिंग कर रहा है, रनिंग, राइटिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो मोटर कोऑर्डिनेशन देखी जाती है, हाइट देखा जाता है, वेट। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखी जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखी जाती है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी देखी जाती है कि उसका ब्रेन कितनी इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहा है, उसको कैसे यूज़ कर रहा है, क्या वो उसको सोच के उसको ढंग से प्रोसेस कर पा रहा है, ब्रेन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, बात कर पाना, अपने काम पूरे कर पाना, चीज़ें याद कर पाना, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, तो क्या ये सब चीज़ें कर पा रहा है। फिर सोशल इमोशनल आ जाती हैं, सोशल इमोशनल में कि क्या सोशली इमोशनली चाइल्ड नॉर्मली ग्रो हो रहा है, क्या वो ढंग से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, खेलता है, बात करता है, काम पे नॉर्मली काम कर पाता है, टीचर्स का और बाकी लोगों का क्या फीडबैक है उसको लेके, क्या वो अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाता है, इमोशनली वो डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़, ये सब चीज़ें, उसकी मॉरलिटी, जो मॉरल हमने डेवलपमेंट पढ़ी हुई है कोलबर्ग की, वो सब चीज़ें सोशल और इमोशनल में आ जाती हैं। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथा डोमेन आता है सेक्सुअलिटी एंड जेंडर आइडेंटिटी, कि उसकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, क्या उसको क्लियर है अपनी आइडेंटिटी, वो जानता है कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, उसको सोसाइटी किस तरीके से उससे क्या रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज अ मेल और एज अ फीमेल। और इसके अंदर उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, हर तरह की डेवलपमेंट सेक्सुअली देखी जाती है। सेक्सुअली में बायोलॉजिकल तो आता ही है, जो बायोलॉजिकल सेक्सुअल ऑर्गन्स ग्रो होते हैं वो तो आते ही है, प्लस उसकी सोशली उसका क्या रोल है, उसके जेंडर से रिलेटेड उसका क्या रोल है, वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, एंटर एडोलोसेंट एंड प्यूबर्टी, दे कंटिन्यू टू लर्न हाउ देयर बॉडीज वर्क सेक्सुअली, हाउ टू रिस्पॉन्सिबली हैंडल देयर सेक्सुअलिटी, तो किस तरीके से अपनी सेक्सुअलिटी को हैंडल करना है, अपनी बॉडी की जो चेंजेस हैं उसको हैंडल करना है, जो कि एडोलोसेंट एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये 4 डोमेन्स हैं या 4 एरियाज हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। फिर क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग डेवलपमेंट कौन से होते हैं? देयर आर सर्टेन पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट नोन एज डिफिकल्ट पीरियड और critical periods. It is said that children who do not get special stimulation during their time of receptivity may get stuck in that period. तो क्रिटिकल पीरियड होते हैं कुछ ऐसे लाइफ में जिस टाइम पे अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले तो बच्चे जो हैं वो उसी एज में स्टक होके रह जाते हैं। ये हमने फ्रॉइड की साइको सोशल थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि अगर वो हर स्टेज से प्रॉपरली पास ऑन ना हो तो वो उसी स्टेज में रह जाते हैं। और ये हमने कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में भी पढ़ा था कि अगर वो अपने हर एक स्टेज से पास ऑन नहीं होते सक्सेसफुली तो वो लाइफ टाइम उसी स्टेज पे स्टक रह जाते हैं। तो वही है क्रिटिकल स्टेजेस जहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर उस टाइम पे बच्चे निगलेक्ट हो या अब्यूज़ हो
तो वो बड़े होके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ सोशली इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। फिर आता है आपका लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। लाइफ स्पैन का मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस दैट वी गो थ्रू वाइल ग्रोइंग अप। तो लाइफ स्पैन मतलब पूरी आपकी लाइफ, जो भी आपकी चेंजेस आ रहे हैं पूरी लाइफ में। इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम कंसेप्शन एक्सटेंडिंग टू डेथ। तो जब जब से आपका कंसेप्शन हुआ जब तक आपकी डेथ नहीं होती, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। और इसको स्टडी करना, उसको लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको लाइफ स्पैन साइकोलॉजी बोला जाता है। इसके अंदर आपकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आप कौन कौन से स्टेजेस से पास ऑन हो रहे हो, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपके कुछ बिहेवियर जो इन्नेट होते हैं, जो आप सीखते नहीं हो, जो पहले से आपके अंदर होते हैं, जैसे रिफ्लेक्सेस, और कुछ ऐसे जो लर्निंग से आते हैं, कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस से आते हैं, और कुछ ऐसे जो मैचुरेशन से आते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव में। मतलब ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसमें आपके बिहेवियर से लेके आपकी डेवलपमेंट सब कुछ स्टडी किया जाता है। By better understanding how and why people change and grow, one can then apply this knowledge to helping people live up to their full potential. तो इस नॉलेज को हम यूज़ करके हर किसी को उसके फुल पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं इस नॉलेज का यूज़ करके। Lifespan development psychology is the field of psychology which involves examination of both constancy and change in human behavior. तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्ड दिया हुआ है कॉन्स्टेंसी, कि लाइफ स्पैन में हम ये भी पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। ऐसी चीज़ें जो सबके अंदर सेम है, जैसे सारे बच्चों के 2 साल में बैबलिंग करना सीख जाना चाहिए, हर बच्चे को बोलना सीख जाना चाहिए 3 साल में। कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं सब में, और कुछ चीज़ें जो सब में अलग अलग होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, कॉन्स्टेंसी क्या है और चेंजेस क्या है। तो कौन कौन से डोमेन होते हैं जो हमने पढ़े, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया जिसमें फिजिकल चेंज आता है, सोशल हो गया जिसमें हमारे सोशल रिलेशनशिप्स आते हैं, इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। तो ये सारे डोमेन्स हैं। तो आपको डोमेन्स आएंगे तो भी आपने यही लिखना है, अगर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आते हैं तो भी आपने यही समझाना है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो आई थिंक अभी तक के लिए जो वीडियो थी वो काफ़ी हो गई है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।